हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत में सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत में सहकारी बैंक। सहकारी आंदोलन का सूत्रपात इंग्लैंड में हुआ, जहां रॉबर्ट ओवन ने न्यू लेनार्कशायर मिल में सहकारी उपभोक्ता भंडार स्थापित किए। इसके बाद 1814 ईस्वी में रॉकडेल के कुछ कारीगरों ने उपभोक्ता भंडार योजना को अधिक लोकप्रिय बनाया। इसके कुछ समय बाद जर्मनी के फ्रेडरिक विलियम रैफेजन और हरमन सुल्ज डेलिस ने सहकारी साख आंदोलन का सूत्रपात किया। इन दोनों ने क्रमशः ग्रामीण सहकारी साख समितियों तथा नागरिक सहकारी साख समितियों में के निर्माण पर बल दिया। ग्रामीण तथा नगरीय सहकारी समितियों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सोसाइटीज़। इसमें 6 तरीके के अंतर देखे जाते हैं, जैसे कार्य क्षेत्र, अंश पूंजी, दायित्व, ऋण, प्रबंध, लाभ वितरण। इन सब में अंतर देखने को मिलता है। कार्य क्षेत्र, एरिया ऑफ ऑपरेशन, ग्रामीण संपत्तियों का क्षेत्र प्रायः 1 या 2-3 ग्रामों तक सीमित होता है, जबकि नागरिक समितियां निश्चित क्षेत्र के लिए निर्मित की जाती हैं। स्वभावतः दोनों की सदस्य संख्या में बहुत अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्र सीमित होता है 2 या 3 गांवों में, और नगरीय क्षेत्र जो होते हैं वो निश्चित क्षेत्र के लिए निर्मित की जाती हैं इसकी समितियां। तो इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर होता है। शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, ग्रामीण समितियों के अंश प्रायः 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक के होते हैं, जबकि नागरिक समितियां अपने अंश का मूल्य कुछ ऊंचा रखती हैं। इसी कारण बहुसंख्यक सदस्यता का उच्च अंश मूल्य नागरिक समितियों की पूंजी अधिक होती है। दायित्व, लायबिलिटी, ग्रामीण समितियों का दायित्व प्रायः असीमित एवं नागरिक समितियों का दायित्व सीमित होता है। ऋण, लोन्स, ग्रामीण समितियां केवल सदस्यों को ऋण देती हैं, जबकि नागरिक समितियां प्रत्येक व्यक्ति को ऋण दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण समितियों द्वारा केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दिए जाते हैं, जबकि नागरिक समितियां ऋण देते समय उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखती। प्रबंध, मैनेजमेंट, ग्रामीण समितियों का प्रबंध प्रायः अवैतनिक होता है, जबकि डेलिस समितियों के कर्मचारियों को नियमित वेतन देने की व्यवस्था होती है। लाभ वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रैफेजन या ग्रामीण समितियों में प्रायः लाभ वितरण की व्यवस्था नहीं होती, जबकि नागरिक समितियों में 25% लाभ कोष निधि में रखकर शेष में से लाभांश वितरण कर दिया जाता है। भारत में सहकारी बैंकिंग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया। भारत में सहकारी आंदोलन की नींव सर फ्रेडरिक निकलसन ने रखी, जिन्होंने 1895 में अपनी रिपोर्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर बैंक इन मद्रास में रैफेजन साख समितियां के निर्माण का सुझाव दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के ड्यूपर्ने ने सहकारी साख समितियां निर्मित करने का प्रयत्न किया। 1901 में लॉर्ड कर्जन की सरकार ने एक समिति नियुक्त की, जिसकी सिफारिश पर 1904 भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम, इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट
पास किया गया। इस अधिनियम में केवल साख समितियां ही बनाने की व्यवस्था थी। अतः 1912 में एक व्यापक अधिनियम पास किया गया जिसके अंतर्गत साख के अतिरिक्त अन्य प्रकार की समितियां बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त प्राथमिक समितियों के साथ साथ केंद्रीय तथा प्रांतीय सहकारी बैंकों को मान्यता प्रदान कर दी गई। 1914 में मैक्लेगन समिति नियुक्त की गई जिसने देश की सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। समिति का यह विचार था कि दुर्बल एवं अव्यवस्थित समितियों को समाप्त कर शक्तिशाली समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। 1919 में सहकारिता विभाग प्रांतीय सरकारों के अधीन कर दिया गया और धीरे धीरे सभी प्रांतों में अलग अलग सहकारी समिति अधिनियम बनाए गए। सहकारी आंदोलन 1929 तक प्रगति करता गया, परंतु इसके बाद वस्तु मूल्यों में मंदी आने के कारण साख आंदोलन को बहुत धक्का लगा, बहुत लॉस हुआ। कुछ समय बाद वस्तु मूल्यों में वृद्धि स्टार्ट हो गई, जिसके कारण आंदोलन में पुनः गति आने लगी। आंदोलन फिर से स्टार्ट होने लगे। द्वितीय युद्ध काल 1939 से 45 में वस्तु मूल्यों में वृद्धि होने के कारण कृषि साख समितियों तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर नियंत्रण व राशन लागू होने के कारण उपभोक्ता भंडारों को बल मिला। इस काल में किसानों को अपने ऋण चुकाने का अच्छा अवसर मिल गया। युद्ध काल के बाद भी सहकारी आंदोलन निरंतर गतिशील रहे। 1946 में सरकारी नियोजन समिति कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी नियुक्त की गई जिसने यह मत प्रकट किया कि सहकारी साख के साथ क्रय विक्रय एवं विधायन आदि कार्य भी किए जाने चाहिए। समिति का यह भी मत था कि साख समितियां इतनी साधन उत्पन्न होनी चाहिए कि वे कृषकों की साख संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। राज्य सहकारी बैंकें सरकार को पूंजी लगानी चाहिए और समय समय पर उसे आवश्यक धनराशि देनी चाहिए ताकि ये साख संस्थाओं को साख संबंधी आवश्यकताओं को सस्ती ब्याज पर पूरा कर सके। भारत में सहकारी बैंक अपने व्यापक शाखा नेटवर्क और स्थानीयकृत परिचालनात्मक आधार के साथ सामान्यतः विकास प्रक्रिया में और विशेषकर ऋण वितरण एवं जमा संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न कार्यों से जनता के विविध वर्गों की ऋण संबंधी विशिष्ट आवश्यकताएं स्थान एवं अवधि के अनुसार पूरी की जाती हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा संबद्ध क्रियाओं को जो संस्थागत साख प्राप्त होती है उसमें सहकारी साख का हिस्सा 43% और इस प्रकार यह कृषि वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 50% तथा क्षेत्रीय बैंकों का 7% है। इस पूताकार व्यवस्था भारत में सहकारी साख आंदोलन इस पूताकार है जिसके आधार में ग्राम्य स्तर पर प्राथमिक साख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं। सहकारी ऋण संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना। देखिए, सहकारी साख संस्थाएं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रामीण सहकारी साख संस्थाएं और शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी साख संस्थाएं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्पावधि संरचना और दीर्घावधि संरचना। अल्पावधि संरचना को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक बैंक साख समितियां।
प्राथमिक बैंक साख समितियों को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। प्राथमिक साख समितियां देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन। एक ग्राम अथवा एक क्षेत्र में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। समिति का पंजीयन यानी रजिस्ट्री करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सदस्य अथवा अंशधारी समान हित वाले हों और सहकारिता के सिद्धांतों को समझते हों। कार्यक्षेत्र एरिया ऑफ ऑपरेशन, समिति का कार्यक्षेत्र सीमित रखा जाता है। 1954 के पश्चात यानी 1954 के बाद ग्रामीण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर बड़े आकार की समितियां बनाना आरंभ की गईं। 1958 के बाद मेहता समिति के सुझाव के अनुसार सहकारी समितियों का पुनर्गठन इस प्रकार किया गया कि वे सामान्य आकार की हों और न केवल अपने सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें बल्कि स्वयं भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल, प्राथमिक समिति की कार्यशील पूंजी अंश बेचकर केंद्रीय सरकारी बैंक से ऋण लेकर तथा जमाओं द्वारा प्राप्त की जाती है। समितियों को प्रायः अपनी संपूर्ण चालू पूंजी के दुगने से लेकर 4 गुने तक उधार मिल जाता है। मताधिकार वोटिंग राइट्स, समिति के प्रत्येक सदस्य को चाहे वह कितने ही अंश का मालिक हो एक मत देने का अधिकार होता है। इस प्रकार समिति के प्रबंध में केवल 2-4 व्यक्ति ही संपूर्ण सत्ताधारी नहीं बन सकते। सरकार का अंश पूंजी में भाग, स्टेट पार्टिसिपेशन इन शेयर कैपिटल। 1958 के पश्चात मेहता समिति की सिफारिश के कारण कुल अंश पूंजी की आधी रकम राज्य सरकार देने लगी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।